ना हमें मोदी का सर्जन चाहिए, ना बहन जी का हमें सर्जन चाहिए। हमें चाहिए बहुजन दादा परदादा किसी बच्चे को टोपी दे देते हैं, उसको खुश कर देते हैं। 9 साल से हमारा प्रधानमंत्री लोली पोप देता हुआ आ रहा है। चाहिए कि गले से गले मिल करके हमें एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। जो बढ़िया से बढ़िया मैग्नेट है, बढ़िया पावरदार है, उसे हमें वोट करना चाहिए, प्रधानमंत्री को चेंज करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, और इस पर स्टैम्प तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1995 में ही लगा दिया था। मानना है कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि ईवीएम का खेल है। ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो निसंदेह जो है भाजपा आ सकती है। भारत का संविधान चेंज करने का मतलब है गुलामी को जिस तरह पहले आगे हांडी पीछे झाड़ू। जैसे उन्होंने कहा युवाओं के लिए हम नौकरी देंगे 2 करोड़, परंतु सारा डिपार्टमेंट उन्होंने बेच दिया अपने दोस्तों को। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हमारे मेहमान कुछ यहाँ पे आए हैं, उनका परिचय बाद में कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का मुद्दा रहेगा, 15 अगस्त को मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पे करीब 1.5 घंटा बाद भाषण देते हैं, और उस 1.5 घंटा में वो क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आया। और उसी बात को समझने के लिए हमारे मेहमान आए हैं, तो उनसे बात करूंगा। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। हमारे बीच में मानवर राम जीवन कोविद जी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के ज़िंदगी भर से अपना समय, पैसा, मनी सब कुछ बहुजन समाज पार्टी के लिए लगा रहे हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हैं। दूसरे हमारे चौधरी प्रधान लक्ष्मण जी हैं। ये आज फ़िलहाल भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी। अच्छा, और तीसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजय बौद्ध जी। ये समाज चिंतक हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अपनी बात तार्किक ढंग से रखते हैं। तो आज जो हम आप लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं, आप लोगों से यही समझने की कोशिश करता हूँ कि मोदी जी जो लाल किला से भाषण दिया है, तो उन्होंने 1.5 घंटा बात किया है। तो उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा है? सबसे पहले मैं बहुजन समय और तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, और मेरे आए हुए मेहमानों को भी जय भीम। साथियों, जैसा हमारे पत्रकार महोदय मेवालाल जी पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से क्या बोला है, तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। जैसा वो 10 साल से बोलते चले आ रहे हैं, उन्होंने उस पर भी लाल किले के प्राचीर से बोला है। बोलने के वो ठीक विपरीत वो काम करते हैं, करवाते हैं अपनी सरकार से। जैसे उन्होंने कहा युवाओं के लिए हम नौकरी देंगे 2 करोड़, परंतु सारा डिपार्टमेंट उन्होंने बेच दिया अपने दोस्तों को। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सशक्तिकरण देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुरंत ठीक उसके दूसरे दिन तमाम देश के कोने कोने में, हर प्रदेशों में बहू बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, और रातों रात मतलब ये कि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि रातों रात जो है उस बहन को, उस बेटी को रातों रात सरकार के द्वारा उसे जलवा दिया गया, घर वालों को भी नहीं सौंपा गया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत वो काम करते हैं। साथियों, ये बात है हमारी तरफ से। लक्ष्मण जी, आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है अंतिम भाषण था? क्या लगा कि उन्होंने देश को संबोधित किया या अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया? क्या लगा आपको? सबसे पहले मैं बहुजन चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जो दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जो देखने वाले हैं। हमारे जो मेहमान आए हैं डॉक्टर राम जीवन कोविद जी और डॉक्टर संजय बौद्ध सिंह को, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जो 1.5 घंटा मोदी जी ने भाषण दिया है, उसने इस तरह का भाषण दिया है, 9 साल उसको शासन करते हुए आगे, जैसे कि हमारे परिवार के अंदर
दादा परदादा किसी बच्चे को टोपी दे देते हैं, उसको खुश कर देते हैं। 9 साल से हमारा प्रधानमंत्री लोली पोप देता हुआ आ रहा है और तरह तरह के झूठे वादे करता हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी भी इस भारत के अंदर नहीं देखा है, जो इतना झूठा प्रधानमंत्री है, जो 15 लाख रुपए कह रहता है, 2 करोड़ नौकरी कह रहता है और सारी नौकरी ख़त्म कर दी है, सारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, सारी संस्थाएं बेच दी है। मुझे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। संजय जी, आपसे एक करा, आपको क्या समझ में आया, क्या बोले प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में? सबसे पहले आपका चैनल बहुजन समय और आपको मैं अब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस डिबेट में आपने मुझे बुलाया, और तमाम दर्शकों को मैं तहे दिल से उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं और जय भीम उनको बोलता हूं। रही बात 90 मिनट की जो भाषण है प्रधानमंत्री की, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ मुद्दों पर बात की, लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की उसमें 3-4 महत्वपूर्ण थे, जैसे डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी और जो है डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की। और मेरा मानना है कि जो है बीजेपी की सरकार में, आरएसएस की सरकार में ये तीनों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की जो मंशा आरएसएस की है उसी एजेंडे को मोदी सरकार लागू कर रही है। दूसरी बात डेमोग्राफी की है, तो डेमोग्राफी में पूरे विश्व में डंका बजाया जाता है कि भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको विधिवत रूप से एक सीरीज के तहत जो है, एक साजिश के तहत उसको नष्ट किया जा रहा है। आज देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का दर 7% जो है बना हुआ है, और लगभग जो ग्रेजुएट्स जो हैं लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा इस देश में अभी भी दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके पास रोज़गार नहीं है। तीसरी बात जो है डाइवर्सिटी की बात करी प्रधानमंत्री ने, तो डाइवर्सिटी इस देश की खूबसूरती है, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, दे हैव डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट ओपिनियंस। तो यही देश की खूबसूरती है, और डाइवर्सिटी की बात करने वाला प्रधानमंत्री इस देश की खूबसूरती को विधिवत तरीके से नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम देख सकते हैं, या माइनॉरिटीज़ पर लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार अत्याचार हो रहे हैं, और एनआरसी जो है मुसलमानों का जो राइट टू वोट है उसको छीनने का जो एनआरसी का प्रावधान है, ये तमाम जो बीजेपी के जो एजेंडे में रहे हैं, इससे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि डाइवर्सिटी का सम्मान बीजेपी आरएसएस के डिक्शनरी में नहीं है। दूसरी बात उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, जिस पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रामजी जी ने बोला। उसके बाद जो है उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये बोला कि 2024 के बाद 15 अगस्त को फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे और भाषण देंगे। इस पर मेरा ये कहना है कि हमारी चुनाव प्रणाली एक विश्व में मानी हुई चुनाव प्रणाली है, जिसको पूरा विश्व मानता है, और चुनाव प्रणाली का एक जो सिस्टम ये कहता है कि जब तक कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं जाता और उसको चुनाव आयोग के द्वारा सर्टिफिकेट दे नहीं दिया जाता तब तक उसको जीता हुआ घोषित नहीं किया जाता है। और प्रधानमंत्री किस हैसियत से कह रहा है कि 2024 के बाद 15 अगस्त को फिर से झंडा फहराएंगे। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के खिलाफ़ है, बीजेपी के खिलाफ़ है, आरएसएस की नीतियों के खिलाफ़ है। इस देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी की नीतियों से दुखी ना हो, चाहे महिला हो, पहलवान हो, किसान हो, जवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, माइनॉरिटी हो, हर वर्ग आज दुखी है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री कहता है कि 24 में हम आएंगे और लाल किले से झंडा फहराएंगे। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि ईवीएम का खेल है। ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो निसंदेह जो है भाजपा आ सकती है। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियों को, समाज के जो शुभचिंतक हैं, एनजीओ है, या जो भी तमाम लोग हैं, उनको ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए, और ये पूरे देश में माहौल बनना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तीसरी बात उन्होंने परिवारवाद की बात कही, तो परिवारवाद की बात कह के बार बार वो कांग्रेस राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस से ज़्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। अभी अमित शाह है, उसका बेटा जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन है, और बीसीसीआई का संविधान एक जो है राजनीतिक पावर के
तहत बदला गया। उसके बाद राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक है। उसके बाद आप चलिए यूपी में बृजभूषण सिंह है, उसका बेटा विधायक है। आप बिहार में चलिए, जो बिहार में सम्राट चौधरी है, उसका उनके जो बाप थे वो लालू यादव के शासनकाल में मंत्री थे, शकुनी चौधरी। आप महाराष्ट्र में चलिए, पंकजा मुंडे हैं जो अभी वहाँ के विधायक हैं, जो गोपीनाथ मुंडे की लड़की है। तो कहने का अभी विजय राज सिंधिया का पूरा परिवार राजनीति में है। अभी दिल्ली में आइए तो दिल्ली में जो है साहिब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा जो सांसद है पश्चिमी दिल्ली का। उसके बाद आइए हिमाचल प्रदेश में आइए, जो अभी जो वहाँ का पूर्व सीएम जो है प्रेम सिंह धूमल, उसका बेटा जो है अभी दिल्ली दंगे में कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, अनुराग ठाकुर। तो मेरा ये कहना है कि ये तो छोटा सा एक आंकड़ा है। अगर बीजेपी का कुनबा आप देखेंगे तो कांग्रेस से ज़्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि मोदी जी खुद तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके सलाहकार विवेक ओबराय बोल रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी चाह रहे हैं ये सब बुलवाने के लिए कि अपने मर्जी से बोल रहे हैं? नहीं, ये तो सुनिश्चित तरीके से आरएसएस का पूरा एजेंडा है, जो लंबे समय से इस पे किसी ज़माने में 3 सांसद हुआ करते थे। उन बात को देखते देखते झूठ पे झूठ ये करते गए हैं और इस जनता को, भोली भाली जनता को ठगते गए हैं। इन्होंने जानबूझ करके अपनी प्लानिंग के तहत ये संविधान को तहस नहस करने जा रहे हैं। अच्छा, चौधरी लक्ष्मण जी, आपसे पूछना है कि ये अभी आपको तो सुना होगा कि नहीं, संविधान बदलने की बात आ रही है कि इनके सलाहकार बोल रहे हैं कि संविधान को किसी में लेख लिखा है कि संविधान को बदल देना चाहिए। क्या ये माहौल बना रहे हैं? क्या बात है ये कहने का? देखो मान्यवर, मैं समय चैनल के माध्यम से और समाज के लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक आईना। 1980 में इनकी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी। आरएसएस की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। और ये चाहते हैं, इनकी प्लानिंग है आरएसएस वालों की, बजरंग दल वालों की, विश्व हिंदू परिषद वालों की और पूरे भारतीय जनता पार्टी वालों की ये सोच है आने वाले टाइम में, अगर 2024 में अगर ये जीत के आए तो हमें भारत के सभी निवासियों को ये सोचना चाहिए, अगर ये जीत का आगे 2025 में, 2024 के बाद 2025 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो 2025 में भारत का संविधान चेंज कर सकते हैं। हमें सोचना चाहिए कि भारत का संविधान सभी भारत के नागरिकों को आज़ादी देता है, पढ़ने की, लिखने की, चलने की और रहने की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा भारत का संविधान देता है। हमारा भारत का जो संविधान है वर्ल्ड के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर संविधान है। इससे बढ़कर कोई भी संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया हुआ है। ये इनकी मनुस्मृति दोबारा लाना चाहते हैं। हम मनुस्मृति का मतलब है, भारत का संविधान चेंज करने का मतलब है गुलामी को, जिस तरह पहले आगे हांडी पीछे झाड़ू का जो तरीका था पहले, वही करना चाह रहे हैं। हम इस व्यवस्था को नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना है कि क्या मोदी जी तो बोल नहीं रहे, ये लोगों से बुलवा रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लाना चाहते हैं क्या? निश्चित रूप से जो आरएसएस है, आरएसएस का जो संविधान है वो भारत का संविधान जो है इसको नहीं मानते हैं, भारत के संविधान के विरोधी हैं। यदि भारत के संविधान को वे लोग मानते तो 1925 में आरएसएस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब उनको लगा कि देश में लोकतंत्र आएगा और जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, इसके बाद ही उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। और उनका जो संविधान है स्पष्ट रूप से जो है वो हमारा जो संविधान है, जो समता मूलक समाज की बात करता है, इसके विरुद्ध हैं। और मोदी जी अभी नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे को ही विधिवत रूप से लागू किया जा रहा है। पहले नंगे बाबाओं के द्वारा बुलवाया जाता था। नंगे बाबा जो है अपने कार्यक्रमों में या जो भी प्रवचनों में कहा करते थे कि संविधान बदला जाएगा। अब जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं,
या उनके आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय की बात जो अभी चल रही है मीडिया में, तो ये एक सुनियोजित तरीके से संविधान बदलने का उनका एजेंडा है। और अब जो है जो बड़े बड़े लोग जो हैं संवैधानिक पदों पे बैठे हैं या मंत्री हैं, उनके द्वारा कहलाया जा रहा है। और इसमें मेरा ये मानना है कि वो टेस्ट ले रहे हैं कि बहुजन समाज जो है 85% इनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो देखना चाहते हैं। यदि बहुजन समाज प्रतिक्रिया नहीं देता है, इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आता है, तो निश्चित रूप से 24 में आने के बाद इनका पहला जो हमला होगा वो संविधान पर ही होगा। क्योंकि विवेक देबरॉय ने जो कहा है कि ये संविधान जो 1950 में हमें मिला था, ये वो संविधान नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और वैसे भी ये संविधान औपनिवेशिक सरकार का देन है। तो ये मेरा मानना है कि मनुवादी एजेंडे के तहत ये कहलवाया जा रहा है, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार की देन अगर होती तो संविधान सभा का गठन हुआ, वो नहीं होता। संविधान सभा का गठन हुआ, 300 से ज़्यादा सदस्य विभिन्न प्रांतों से चुनकर आए और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बना। उसमें 18 से ज़्यादा समितियां थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान को लिखा। तो मेरा ये मानना है कि जो विवेक देबरॉय जो कह रहा है कि वो औपनिवेशिक सरकार की देन है, ये भारत के लोगों का संविधान नहीं है, ये मनुवादी एजेंडे के तहत कहलवाया जा रहा है। इसके विरुद्ध पूरे समाज को सड़क पर आना चाहिए और देश में जो है इसका जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे ही बहुजन समाज अगर खामोश रहा तो निश्चित रूप से 2024 के बाद ये संविधान पर हमला करेंगे। आपसे सवाल रहेगा कि अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं, लेकिन SC ST OBC, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध ये डरे सहमे हैं, तो क्या जब राम राज आएगा ये डर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, और इसका डबल शोषण होगा। और साथ में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनको पहले विधिवत रूप से समझ लेना चाहिए कि गले से गले मिल करके हमें एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। जो बढ़िया से बढ़िया मैग्नेट है, बढ़िया पावरदार है, उसे हमें वोट करना चाहिए, प्रधानमंत्री को चेंज करना चाहिए। वोटों के आधार पे चेंज होगा ये। तो जब वोट हमारा है, राज उनका चल रहा है, ये अनैतिक कार्य है। ये हमारे बहुजन समाज के तमाम छोटे छोटे दल बना करके मतलब ये काम कर रहे हैं, हमें कमज़ोर कर रहे हैं। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसी माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और ताज़ा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि अयोध्या के अंदर में भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण हुआ, उस निर्माण में उसमें राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को वहाँ तक चढ़ने नहीं दिया। अछूतपना पूरे विश्व के अंदर में दिखाई पड़ा, अछूत माना गया उनको। और दूसरा, जब संसद का उद्घाटन हुआ, नए संसद का, उस नए संसद के अंदर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी इन्वाइट नहीं किया गया। ये साफ उदाहरण है कि मनु स्मृति लागू होगी और उसके तहत मतलब RSS के तहत जो रिमोट के द्वारा चल रही मोदी जी चल रहे हैं, ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये वो बोल रहा है जो पीछे दिखाई नहीं पड़ता दुनिया को, परंतु बोलते कुछ और है। इसलिए साफ शब्दों में मैं कहूँगा, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए मेरे बहुजन समाज से मेरी अपील है, तमाम लोगों से मेरी अपील है, जो भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन सबको, एक दल को, एक पार्टी को अपने छाती में पत्थर रख करके आपको सपोर्ट करना चाहिए। माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनका कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, उनको देख करके ईमानदारी से उन्होंने हर समाज के लोगों को बराबर का जो है उन्होंने मान सम्मान दिया है। और आज भी हमारे देश के अंदर में अगर कोई बढ़िया से कोई है, अगर सब लोग चाह लेंगे तो हमारी बहन जी को प्रधानमंत्री बन जाएगा और पूरे समाज को न्याय मिल जाएगा। सर, आपसे जो सवाल पूछा जाए वही उत्तर देंगे आप कि यह देश जो है केवल हिंदुओं का है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबका है? तो हिंदू क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? देखो, मेरा मानना है हिंदू इसलिए चिल्ला रहे हैं जैसे कि ये चापलूसी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, जैसे कि अंग्रेज फूट डालो राज करो। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है, इसमें फूट डालो हिंदू मुस्लिम करने के अनेक संगठनों को, जैसा कि बाबा साहब ने भारत का संविधान करा, सभी धर्मों को जीने का, रहने का अधिकार दिया है। ये बाबा साहब ने कहा, ये जो संगठन बना रखे छोटी, मैं सभी संगठन के सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि एक प्लेटफार्म पर आकर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बिगुल बजाना चाहिए और एक दलित समाज के
सदस्य को, जैसे कि हमारे डॉक्टर रामजीवन कोविंद ने कहा, अब बहन जी जो इस भारत के अंदर है, जो एक लोहा पुरुष है, बहन कुमारी मायावती को, उसको प्रधानमंत्री के रूप में अगर सारे दल एक जगह संगठन होकर उसको प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं उसका सबसे पहला भागीदारी, मेरी भी ये चॉइस है। अगर ये अलग अलग संगठन बना के अलग अलग दल करके रहते थे इस तरह से, तो ये भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। नए नए संगठन से हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये तो चाहते हैं फूट डालो, राज करो, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्धिस्ट, बाबा साहब ने सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया था और बाबा साहब ने सभी धर्मों को जीने का और रहने का अधिकार दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान के परिवार को या एक भी सदस्य को पाकिस्तान नहीं भेज सकती है। ये तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आगे इनकी फसल काट ले हिंदुओं की। पर हिंदू भाई हमारे जो हिंदू शब्द का है, जो वर्ण व्यवस्था में है, जो 4 वर्णों में है, पहले ऊपर टॉप पे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, जिसमें 6743 जातियाँ हैं। इस दलित समाज के लोगों को सोचना चाहिए, अब बीजेपी के खिलाफ सारी एक जगह वोट करनी चाहिए। संजय जी, यह देश केवल हिंदुओं का है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी और करीब 9 धर्म हैं देश में, सबका देश है, वो बाकी ज्योतियाँ यहाँ भयभीत हैं, ऐसा क्या कारण है? दरअसल मेरा ये मानना है कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, और इस पर स्टैम्प तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1995 में ही लगा दिया था कि हिंदू धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है। तो जब हिंदू धर्म है ही नहीं, फिर हिंदू धर्म का पिटारा जो पूरे देश में पीटा जा रहा है, ये इसके पीछे भी मनुवादी सोच है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि ब्राह्मण धर्म है, जिसको 1918 में हिंदू धर्म बनाया गया था। और ये भी जो बाल गंगाधर तिलक जैसे जो गद्दार नेता इस देश में जो थे, उनके वैश्याना साजिश के तहत ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बनाया गया, और उसमें बहुजन समाज के जो 80-85% जो लोग हैं उनको शामिल किया गया। तो हिंदू धर्म को जो मोदी जी ने भी नकारा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति है, और इनके बड़े बड़े शंकराचार्यों ने भी कहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो फिर हिंदू धर्म कहाँ से? संजय जी, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म? ब्राह्मण धर्म है, मैं तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मण धर्म है, बट इनकी जो इसमें चाल ये है कि अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे या ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म हम बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोग जो समझ जाएंगे, और ख़ासकर ओबीसी, और इसका विरोध करेगा। इसलिए ब्राह्मण धर्म ही बनेगा। जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन नाम जो है हिंदू राष्ट्र का ये दे रहे हैं। तो क्योंकि हिंदू में इनका ये मानना है कि हिंदू के नाम पर विशेष रूप से ओबीसी विरोध नहीं करेगा, अगर ब्राह्मण राष्ट्र कहते हैं तो ओबीसी विरोध करेगा, इसलिए इसके पीछे इनका यही चाल है। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि मोदी जी अब सर्जन की बात करते हैं, बहन जी भी सर्जन की बात करते हैं, तो मोदी का सर्जन और बहन जी का सर्जन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। मतलब वो हमारे मकसद को, हमारे मिशन को चोरी करके हमारे समाज को गुमराह करने की बात करता है। फ़र्क इसलिए है कि वो सर्वजन कहता है, आज तक तो नहीं कहा, वो ब्राह्मण जन है, वो ब्राह्मण जन की बात करता है, सर्वजन की बात नहीं करता। वो एक छुपी राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर में। आप क्या मानना है कि मोदी का सर्जन और बहन जी का सर्जन में क्या अंतर है? देखो, बहन जी का सर्जन और मोदी का सर्जन, ना हमें मोदी का सर्जन चाहिए ना बहन जी का हमें सर्जन चाहिए। हमें चाहिए बहुजन समाज पार्टी, या बहुजन के जो दलितों की सहायता कर सके। जो हमें सर्जन है ना, सर्जन कभी दलित समाज के लोगों को कभी आज तक वोट ना दिया ना देगा। जो उनके समाज को वोट का टिकट मिल जाता है तो वो अपने ही समाज के लोगों को वोट दे देते हैं, बाकी दूसरे समाज के लोगों को एक भी वोट नहीं करता है सर्जन। मेरी यह अपील है कि हमें सर्जन चाहिए नहीं। जो सर्जन है ना, बाबा साहब भीमराव, सर्वजन या श्रवण जन? श्रवण जन, जो श्रवण है ना, श्रवण जन जो है श्रवणों की बात करेगा। और जो बहुजन है, जो उसमें जो 85% आते हैं, वो उसमें बहुजन की बात होती है, उसमें सभी समाज के लोग आ जाते हैं। सर, आप बताएंगे कि ये मोदी जी का सर्जन और बहन जी के सर्जन में क्या अंतर है?
जहाँ तक मोदी जी के स्वरोजन का सवाल है, तो एक कहावत है कि देश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। मोदी किसी का हुआ नहीं, बीजेपी आरएसएस किसी की हुई नहीं। देश के लोगों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। केवल मनुवादी एजेंडे को लागू करना जो है इनके संविधान में लिखा हुआ है। पहले मोदी जी ने क्या बोला, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद बोला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं जो दुखी ना हो, जिस पर अत्याचार मोदी जी की सरकार ने ना किया हो, डबल इंजन की सरकार ने ना किया हो। तो इसका मोदी जी का जो सरोजन है ये तो धोखा है। ये पूरा देश देख रहा है या समझ रहा है, सुन रहा है, और विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। रही बात बहन जी का जो सरोजन, तो ये मेरा मानना है कि ये हो सकता है कि बहन जी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन इसका रिजल्ट जो आया वो जो है नकारात्मक आया। ये भी हो सकता है कि बहन जी ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो स्वर्ण समाज है उसको लेने का प्रयास किया हो कि ये समाज सक्षम है, यदि आता है तो जो है सरकार बनेगी और सभी को न्याय मिलेगा। लेकिन जो स्वर्ण समाज है वो इसका फ़ायदा तो लिया है, लेकिन बहुजन समाज को वोट नहीं दिया, बहुजन समाज से तन मन धन से वो नहीं जुड़ा, बल्कि धोखा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। बहुजन समाज की जो राजनीति है एक विशाल राजनीति है, और मेरा ये मानना है कि ये पर्याप्त है। बहुजन समाज की बात अगर करते हैं, बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से बनेगी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि डंके के चोट पर बीजेपी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और सरकारें इनकी हर राज्यों में बनती जा रही है। तो मुसलमान भी 14-15% है, जिसको छांट देते हैं और सरकार जो है बनाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो स्वर्ण समाज जो 15% है, ये लालच के वश वो बहुजन समाज पार्टी में आ सकता है। अगर कोई स्वर्ण कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के टिकट से खड़ा होता है तो हो सकता है कि उस विधानसभा में जो स्वर्ण उसको वोट दे दे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वो कभी वोट नहीं देता है, कभी नहीं जुड़ा, ना वो जुड़ेगा। क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से एकदम विपरीत है। उनकी जो ताकत है वो इसी बल पे टिकी हुई है क्योंकि सत्ता उनके हाथों में है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथों से सत्ता बहुजन समाज के हाथों में जाए, क्योंकि उनका अस्तित्व ही इस देश की सत्ता पर टिका हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि हो सकता है कि वो प्रयोग हो, लेकिन अगर दोबारा ना हो, बहुजन समाज की राजनीति पर ध्यान दिया जाए और अपने मिशन मूवमेंट पर ध्यान दिया जाए, बहुजन समाज के महापुरुषों पर चला जाए, तो काफ़ी कुछ हद तक इसमें सुधार हो सकता है और हमारी सरकार भविष्य में बन सकती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने सवर्णों को लुभाने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सवर्ण को 10% आरक्षण देंगे। तो क्या बहन जी का ये जो उनका सोच था, मोदी ने आरक्षण दे करके फेल कर दिया, पानी फेर दिया? नहीं, निश्चित रूप से अपने अपने दांव पर सब कोई खेल खेलता है। तो जो 10% देने की बात आई है, मान्यवर कांसीराम साहब ये बार बार कहा करते थे कि हमें देने वाला समाज बनना है। जब आपका वोट ज़्यादा है, आप अपने सत्ता में काबिज हो जाओ और हम उनको रिजर्वेशन देंगे जो अल्पसंख्यक लोग हैं। हम बहुसंख्यक लोगों को मांगना नहीं चाहिए, हमें देने वाला बनाना चाहिए। आपका क्या मानना है सर? मेरा मानना ये है, जो 10% लुभाने वाला मोदी ने सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही है, दिया है 10%, तो कि जो मोदी देता किसी को कुछ नहीं है, और बाद में टाटा फिश हो जाते हैं, ना नौकरियों में, ना मजदूरों में, ना कहीं में भी, रोज़गार में, किसी भी चीज़ में, सब जगह फैल है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संजय जी, आपसे एक चीज़ पूछना था कि जैसे लोग कहते हैं कि बैकवर्ड में भी कमज़ोर हैं, तो जो बैकवर्ड में जो कमज़ोर हो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसी तरह से सवर्णों भी तो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो वो जो सवर्ण गरीब हैं, वो जो सवर्ण हैं तो अपने हिस्से से गरीब सवर्ण को क्यों नहीं आरक्षण देते या पैसा से उनको बंटवारा कर देते? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज़ है। सबसे पहले तो आरक्षण का जो कंसेप्ट है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है।
ये भागीदारी है और आर्थिक आधार इसका नहीं है। तो जब 27% ओबीसी को आरक्षण है और 22% एससी एसटी को आरक्षण है, कुल मिलाकर ये 50% से भी कम है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा सबसे पहले ये कहलवाया गया है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने कोटे में ही अप्लाई करेंगे नौकरियों के लिए। तो निश्चित रूप से 50% आरक्षण तो स्वर्ण जातियों को मिल रहा है जो 15% है, इसके बाद भी 10% उनको चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि जो स्वर्ण समाज 50% ले रहा है, उसी में गरीबों को 50% जो ले रहा है उसी में जो स्वर्ण समाज के गरीब है उनके लिए उसमें व्यवस्था करना चाहिए। ये अलग से 10% का कंसेप्ट बिल्कुल गैर संवैधानिक है और नहीं होना चाहिए। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन को खुश करने के लिए बहुजन को नाराज़ तो नहीं कर दिया? आज बहुजन समाज नहीं नज़र आता बीएसपी में। अभी आपका सवाल ठीक है कि सर्वजन को खुश करने के लिए, अपर को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसा नहीं है। जब हम सत्ता में भागीदारी चाहिए तो सबका सहयोग मुझे ज़रूरी है, उनको भी भागीदारी। नहीं, सवाल ये है कि 85 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है? है तो 85 ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है। तो हम जब देने वाले बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको हम देने का काम करेंगे। हमें सबसे पहले अपने पावर से बन करके हम कुछ देने वाला समाज बनेंगे, हम लेने वाला नहीं, हम तो मांगने वाले बने। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मेरी अपील है कि आप मेरे समाज के लोग शासक बने और शासक बनने के बाद उसको देने का काम करें। अभी ताज़ा घटना है उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, दोनों जगह की, जितना भी पीसीएस में अभी भर्तियां हुई है, सारे लोग अपर के लोग 100% भर्ती हो गई है। ये आँख खोल के देखना चाहिए अल्पसंख्यक समाज को, जैन समाज को और बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए कि ये हमारे साथ ये सरकार क्या कर रही है सत्ता में। और तमाग दिया, वो तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलने से किसी की समस्या हल होगी? ये समाज और ये पूरा समाज और निर्धन होता चला जा रहा है। इसे रोज़गार नहीं है और ये भाग करके दूसरे शहरों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए, वहाँ भी उन्हें नहीं मिल रहा, वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है ये समाज। सर आपसे यही जो सवाल इनका है, इनसे था वही आपसे भी है, क्या बहुजन समाज पार्टी सर्वजन को खुश करने के लिए बहुजन समाज को तो नाराज़ नहीं कर दिया? देखो, मेरा मानना है कि जो 1585 की जो लड़ाई है, इनको जो 10% खुश करने के लिए दिया है, तो हमारी 4 बार मुख्यमंत्री जी बहन जी रही है, उसने जो काम किया है मान्यवर काशीराम साहब के मिशन के आधार पे क्या था। अब वो मिशन तो रहा नहीं बाबा साहब भीम काशीराम साहब का। आज जो बाबा साहब ने कहा था कि ज़्यादा जो धोखा दिया है मेरे पढ़ने लिखने समाज के लोगों ने दिया है। हमारा एक नेता उभर के आया है, चंद्रशेखर रावण चीफ, जो दलित समाज से है, जो सहारनपुर से उठ के आया है। वो सबके दुखों में सुखों में हर टाइम 24 घंटे जाता है। किसी का मर्डर होता है, किसी के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, कहीं भी जो होता है, वो ऐसा बंदा आया है उठ के, एक नीचे से ज़मीन से उठ के आज जो संघर्ष कर रहा है काशीराम की तरह, वो एक दिन दुनी रात चौगनी वो उभर के एक प्रधानमंत्री के रूप में हमें दिखाई देगा। संजय जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा जो इनसे कि क्या बहुजन समाज पार्टी सर्वजन को खुश करने के लिए बहुजन को नाराज़ तो नहीं कर दिया? कि अब मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज के लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसमें सच्चाई थोड़ी है, इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज के जो कदावर नेता थे या मिशनरी थे, वो एक एक करके या तो निकाल दिए गए या खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए। उनको लगा कि जब मिशन की बात कम हो रही है और स्वर्णों की बात ज़्यादा हो रही है या स्वर्ण हावी हैं, तो या तो वे चले गए छोड़ के, या फिर उन्होंने मिशन की बात की तो उनको पार्टी से निकाला गया। तो मेरा ये मानना है कि जो कांशीराम साहब के आंदोलन से उनके समय में जो लोग जुड़े थे, जो मिशनरी लोग थे, जैसे हरभजन सिंह लाखा हो गया, या जो है उत्तर प्रदेश में जो चौधरी जी हैं, या जो फूल सिंह बरैया हैं, ऐसे तमाम लोग जो थे मिशनरी, वो किसी ने कारणवश पार्टी को छोड़ के चले गए या निकाल दिए गए। तो मेरा मानना है कि दर्जनों ऐसे नेता, ज़मीनी नेता, जिनको मान्यवर साहब ने एक सांड पैदा किया था, जो देश में किसी कोने में जाकर जो है वो गरज रहे थे और मिशन की बात कर रहे थे, आज पार्टी में शायद वो नहीं दिखाई देते।
तो ये मेरा मानना है कि जो 15% की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि उनको खुश करने की, तो 15% या तो मजबूरी में जो है बहुजन समाज के साथ जुड़ता है या उसका कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तब जुड़ता है, अदरवाइज उसकी सोच रही है कि वो बहुजन समाज को सत्ता वो नहीं देना चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बहुजन मिशनरी हैं उनको उनकी घर वापसी होनी चाहिए अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है तो, और ऐसे तमाम मिशनरियों को जो है ना बुलाना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पर, उनसे बातें करनी चाहिए और उनकी घर वापसी करके दोबारा बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। मेवालाल जी, मैं एक बात कहूँगा, जो लोग भूले बिछड़े देश के इधर उधर चले गए हैं, वो लोभ में गए हैं, लालच में गए, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मेरा उनसे विनती है कि वो 1980 से पहले 84 से पहले इन दलितों को कोई पार्टी नहीं थी। अगर आप टुकड़े टुकड़ों में बन जाओगे, बनते रहोगे, जाते रहोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहोगे, तो आप सत्ता में वापस नहीं आओगे। आपको बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांशीराम जी की जो सोच पे, अगर आप मान्यवर कांशीरामवादी हैं तो आप कांशीराम जी की बात को, विचारधारा को अपने साथ लेकर के अपने घर में आना चाहिए और हमारी पार्टी के मुखिया को, हमारे पार्टी के नेता को, तमाम लोगों के ऊपर इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जो लोग हमारा बिछड़ा और बिछड़ गया है उसे हमें घर वापसी करानी चाहिए। जब सत्ता में आ जाएंगे तो देश के कोने कोने में आप सभी लोग जिम्मेदार लोग हो जाएंगे, तब बहुजन समाज को न्याय मिल सकता है। अन्यथा इस मनोवादी सरकार, चाहे वो यूपी की हो चाहे कहीं की भी हो, यह दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है और विरोध करते करते इन्होंने इस सेंटर की जो सरकार है, इन्होंने तमाम ऐसे हमारे साथ काम किए हैं, कृतज्ञ किए हैं। जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनके लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है और रातों रात ये लाशें जलवा देते हैं। ये आपके हित में नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम बहुजन समाज के तमाम उन लोगों से चाहूँगा कि अब जहर का घूंट पी करके आपको पार्टी की सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ये 10 दलों में बटे हुए हैं, 10 पार्टी, जैसे शिवसेना बनी है, बजरंग दल बना, लेकिन ये अपने ऊपर के वोट के लिए ये सहयोग करते हैं। तो मैं उन साथियों से अपील करूंगा कि छोटे मोटे बात को आप राजनीति करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक सीट के लिए, एक पार्टी के लिए एक देश होना चाहिए, एक प्रदेश होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, ऊपर के वोट के लिए ये काम करना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को आह्वान करूंगा, वापसी करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को जुड़ करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके तभी आप मान सम्मान से जी सकते हैं। धन्यवाद। क्या ये मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती कि जो अपने छोटे रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए, उनको गले लगाएं, आपके साथ डांटे फटकारे अपने पास बुलाएं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैं तो चाहूँगा कि माननीय बहन जी को थोड़ा अपने भाई और अपने मतलब मिशन के लोगों से अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उसे मद्देनज़र रखते हुए उनको कहीं न कहीं काम पे लगाना चाहिए। अच्छा, अब मैं लास्ट में आपसे कह रहा हूँ कि 2 शब्द हमारे बहुजन समाज के लिए जरूर बोलें। तो और बहुजन समाज जो है ये इसमें अच्छा काम कर रहा है। सर, आप थोड़ा 2 शब्द बहुजन समाज के बारे में बोलेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ बहुजन समय को और बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, जो रोड पे संघर्ष करेगा, जो समाज की बात करेगा, हम समाज के लोग उसको लाइक करो, चाहे कोई भी हो। जैसा हमारी सर्वे बहन जी है, बहन कुमारी मायावती जी है, 4 बार मुख्यमंत्री है। हम उससे अपील करते हैं कि जो रूठे हुए हैं, जो बाहर जा रहे हैं, जो अन्य दल बना रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो गया, उनको अलग दल बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो कम से कम उनसे पूछे तो भाई, तुम आप अलग दल को बना रहे, तुम्हें आप हमारे दल में आओ, तुम्हें हम काम सौंपते हैं, तुम्हें पदाधिकारी उत्तराधिकारी या कुछ भी बनाएंगे। पर ऐसा ना सोचे। बहन जी से मैं अपील यही करूँगा कि अन्य दलों में जाकर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे यही अपील है। अगर बहुजन समाज के बारे में 2 शब्द बोलें? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इस देश में जो सरकार है उसको कहते हैं हॉस्टाइल गवर्नमेंट, तानाशाही सरकार। तो तानाशाही सरकार में जो राइट टू एक्सप्रेशन है, अभी व्यक्ति की आज़ादी वो छीन ली जाती है। और ऐसे माहौल में जो आप लोगों का जो काम है, जो बहुजन समाज की समस्याओं को बहुजन समाज तक पहुँचाना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो काम है वो सराहनीय है। और जो है ऐसा काम मुझे लगता है कि एक बहादुर, मतलब ब्रेव मैन, बहादुर लोग ही कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपका काम बहुत सराहनीय है। और एक बार पुनः मैं अपने तहे दिल से आपका चैनल बहुजन समय और आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे मेहमान थे
है, यदि हमारे चैनल को आप पसंद करते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।